आप लोग में से किसी ने ये क्वेश्चन भेजा था और ये क्वेश्चन आपका जो है ये आपका जो है जेई इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। तो आप अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हैं और आप अगर जेई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम में रेलवे में, तो ये जो है आपका जो है ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। आप अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से नहीं भी हैं, आप अगर मान चलिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट CNW का है, तो जो इलेक्ट्रिकल का पोर्शन है सिर्फ उतना ही आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो उसके अलावा स्टोर का होता है, स्टेब्लिशमेंट का होता है, राजभाषा का क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है, तो वो सारा क्वेश्चन जो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो ये पूरा वीडियो जो है जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, कोई भी हो, आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आपको जो है ये हेल्प करेगा। हम लोग देखते हैं जो है आपका जो है इसका पैटर्न देख लीजिए। आप पैटर्न आपका 90 मिनट का है, 100 क्वेश्चन है का आंसर देना होता है। 110 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है, 1/3 इसमें नेगेटिव रहता है। तो ये सारा कुछ जो है हम लोग पहले से ही जानते हैं। अभी जो हम लोग जो है एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर है और हम पढ़ के इसको सुनाएंगे, आपको जो है पूरा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CCL। तो जो CCL होता है, CCL का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड केयर लीव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चाइल्ड केयर लीव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PNM। PNM ऑप्शन दिया हुआ है परमानेंट नेगोशिएशन मैटर, परमानेंट नेगोशिएशन मैशनरी, पास्ट नेगोशिएशन मैटर, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो PNM का फुल फॉर्म होता है परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी, ये इसका सही आंसर B नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LAP। तो LAP का फुल फॉर्म होता है, LAP का फुल फॉर्म होता है लीव ऑन एवरेज पे। क्या होता है, लीव ऑन एवरेज पे। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है मेरे पास लीव अप्रोप्रिएटेड पे, लीव ऑन एक्चुअल पे, लीव लास्ट एक्चुएटेड पे, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। क्या क्यों नन ऑफ द अबव, क्योंकि LAP का फुल फॉर्म क्या होता है, लीव ऑन एवरेज पे। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, सही आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NPS। NPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो NPS का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेंशन सिस्टम या पेंशन स्कीम। तो ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम, ये नंबर जो है B नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RTI। RTI ऑप्शन दिया हुआ है राइट टू इनकम, राइट टुवर्ड्स इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड नन ऑफ द अबव। तो RT का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये 2005 में लाया गया था। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HOER। तो HOER का फुल फॉर्म होता है आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड ऑफ रेस्ट। ऑप्शन में आपको देखिए, आप ऑप्शन A नंबर है आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन, ये नहीं होगा। आवर्स ऑफ एग्जामिनेशन रूल, ये भी नहीं होगा। आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड ऑफ रेस्ट, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो C नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए HOER जो होता है, इसी में जो है ये सारा कुछ दिया रहता है कि कौन सा एम्प्लॉय किस कैटेगरी में आएगा और उसका वर्किंग आवर कितनी देर का होगा, उसको कितने देर में रेस्ट मिलेगा, कितने घंटा का रेस्ट मिलेगा, सारा कुछ जो है HOER में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, HOER आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ZRTI। ऑप्शन दिया हुआ है जोनल रेलवे टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जोनल रेलवे ट्रेनिंग रेगुलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जोनल रेलवे टेस्ट इंफॉर्मेशन। तो ZRTI का फुल फॉर्म होता है जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ B नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है कि द प्रोविजन ऑफ 15 डेज CL इन ए ईयर। CL जो है हम लोग को सिर्फ 10 मिलता है, 15 नहीं मिलता, तो ये जो है फॉल्स हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ LAP एक्यूमुलेट्स आर। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो LAP है वो कितना एक्यूमुलेट हो सकता है, 300। तो ये क्या सही है, यस सही है, ये ट्रू है। ठीक है, 300 हम लोग जो है LAP एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हॉस्पिटल लीव फुल सैलरी इज ग्रांटेड अप टू 120 डेज। हॉस्पिटल लीव के दौरान 120 दिनों का पूर्ण तनख्वाह जो है मिलती है। तो ये जो सही है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, कंपलसरी रिटायरमेंट इज माइनर पेनल्टी। देखिए, अगर किसी को आप रिटायर कर दीजिए, कोई नौकरी कर रहा है, उसको अगर कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया गया तो वो माइनर पेनल्टी नहीं होता, वो क्या होता है, मेजर पेनल्टी होता है। ठीक है, तो ये जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंपलसरी रिटायरमेंट क्या है, एक मेजर पेनल्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है कि मैटरनिटी लीव्स आर ग्रांटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 15 डेज। मैटरनिटी लीव जो है वो 15 दिन के लिए दिया जाता है, ये गलत है।
मैटरनिटी लीव जो है अभी कितना दिन कर दिया गया है 180 डेज, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, माइनर पेनल्टी कैन बी गिवन ऑन इशूइंग SF5। तो SF5 जो है ये मेजर पेनल्टी के लिए दिया जाता है, माइनर के लिए नहीं दिया जाता है। SF11 माइनर पेनल्टी के लिए दिया जाता है, ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है मेजर पेनल्टी के लिए दिया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है टोटल लीव इनकैश्ड ड्यूरिंग द इंटायर कैरियर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। पूरे कैरियर में जो है टोटल आपका जो है 60 LAP को हम लोग जो है इनकेसमेंट करा सकते हैं। एक बार में 10 LAP होगा। टोटल कितना बार हम कर सकते हैं 60/10, कितना बार कर सकते हैं 6 बार कर सकते हैं, ठीक है। 6 टाइम्स जो है हम लोग क्या कर सकते हैं इनकेसमेंट करा सकते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पूरे सर्विस पीरियड में कितना बार होगा, कितना LAP को इनकेस करा सकते हैं 60 LAP। एक बार में कितना LAP होगा 10 LAP। कितना बार करा सकते हैं 6 बार करा सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 60 डेज। तो इसका सही आंसर जो है C नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि एज पर HOER द रेलवे एम्प्लॉय आज कैटेगराइज इनटू 5 कैटेगरी। ये गलत है क्योंकि जो है सिर्फ 4 कैटेगरी में बांटा गया है, तो जो है फॉल्स हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मैक्सिमम डिपेंडेंट्स इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास। प्रिविलेज पास में जो है टोटल कितने डिपेंडेंट को इंक्लूड किया जाता है, इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या जो है हम लोग जो है पास में कितना डिपेंडेंट को अलाउ जो है इंक्लूड कर सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है हाउ मैनी चिल्ड्रेंस आर एजुकेशन अलाउंस गिवन। फॉर हाउ मैनी चिल्ड्रेन आर एजुकेशन अलाउंस गिवन, कितने बच्चों के लिए जो है शिक्षा भत्ता जो है दिया जाता है। तो सिर्फ जो है 2 बच्चों के लिए दिया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा B नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन इज ग्रांटेड अंडर MACP। देखिए अगर मान चलिए किसी को हेल्पर में किसी का जो है नौकरी लगा है, ठीक है, तो वो ज़िंदगी भर हेल्पर में तो नहीं रहेगा, कोई रूल होना चाहिए ना इसको प्रमोशन देने का। आप ऐसा नहीं रहेंगे पनिशमेंट देके या कुछ भी करके इसको सिर्फ हेल्पर में ही रखेंगे, कितना साल तक हेल्पर में रखेंगे। तो वही बोला कि आप जो है कितना फाइनेंशियल अपग्रेडेशन जो है MACP के अंतर्गत जो है दिया जा सकता है। तो MACP के अंतर्गत जो है टोटल 3 बार जो है आपका अपग्रेडेशन दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3 टाइम्स। MACP का जो है फुल फॉर्म होता है आपका मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। तो इसको याद रखेंगे, MACP फुल फॉर्म क्या होता है मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर, ठीक है, कैरियर प्रोग्रेशन। तो इसको नोट कर लेंगे, जो है यहाँ से जो है आपका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि एक्सेप्टिंग ऑफ डॉरी इज नॉट अगेंस्ट कंडक्ट रूल। देखिए क्वेश्चन है कि दहेज लेना आचरण नियम का उल्लंघन नहीं है, ये गलत है, ठीक है, कि सर्विस कंडक्ट रूल के खिलाफ है दहेज लेना, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय दहेज नहीं ले सकता है, तो ये जो है गलत हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन है रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन। जो फ्यूज वायर रहता है, फ्यूज वायर का रेटिंग जो है वो एम्पियर आवर में रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा A नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ओपन सर्किट हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ। किसी भी ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता। तो जैसे मान चलिए ये मेरा सर्किट है, अब यहाँ पर जो है ये वोल्टेज हम लगा दिए हैं, ठीक है, 12 वोल्ट का वोल्टेज लगा दिए प्लस माइनस है। अब ये सर्किट ही ओपन है, तो इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा इसका मतलब क्या है, इसका रेसिस्टेंस क्या है, R का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। यहीं पर अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो उसका वैल्यू R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको ओपन सर्किट पूछे तो इन्फिनाइट, शॉर्ट सर्किट पूछे तो 0। तो यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन में पूछा है ओपन, तो ओपन स्विच का जो है रेसिस्टेंस कितना हो जाता है आपका, इन्फिनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन वन लेग ऑफ पैरेलल सर्किट इज ओपन आउट। जब एक सर्किट को ओपन कर देंगे तो ऑप्शन है टोटल करंट विल इंक्रीज, कुल धारा बढ़ जाएगा, टोटल करंट विल डिक्रीज, कुल धारा घट जाएगा, बिकम्स 0 हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि जैसे मान चलिए यहाँ पर एक रेसिस्टेंस हम यहाँ पर एक सर्किट बनाते हैं, ठीक है, सर्किट बना के जो है क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 4 ओम लगा देते हैं, यहाँ पर 4 ओम लगाते हैं। अब यहाँ पर एक हम लोग बैटरी लगा देते हैं 12 वोल्ट का, ठीक है, ये जो है एक सर्किट बना दिया। यहाँ पर कितना वोल्ट का बैटरी लगाया है, 12 वोल्ट का। तो ये टोटल करंट हमको निकालना, तो टोटल करंट कितना होगा आप बताइए। 4 का जो इक्विवेलेंट है कितना हो जाएगा 2, और 12 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, टोटल करंट हो गया मेरा 6, है ना। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि जब आप एक ब्रांच को ओपन कर देते हैं, एक लेग को, मान चलिए हम इसको ओपन कर दिए, हटा दिए, इसको हटा दिए,
ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब कितना हो गया 4, 12 में 4 से भाग देंगे 3, पहले करंट कितना था 6 एम्पियर, अब कितना हो जाएगा 3 एम्पियर हो जाएगा। तो करंट क्या हुआ घट गया, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टोटल करंट विल डिक्रीज। जब आप ओपन सर्किट का और पैरेलल सर्किट का एक लेग को ओपन कर देंगे तो जो टोटल करंट होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग ये जो है एग्जाम्पल से समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर क्वेश्चन कि ड्यूरिंग चार्जिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ लेड एसिड बैटरी इज। तो जो लेड एसिड बैटरी रहता है उसमें चार्जिंग के दौरान उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे डिस्चार्ज है अगर कोई तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1180 होता है। यही अगर चार्ज हो जाए, ठीक है, अगर फुल चार्ज हो जाए तो चार्ज कंडीशन में इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी बैटरी का कितना हो जाता है 1280। तो क्या हो गया, ये बढ़ गया, है ना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन लेड एसिड सेल। तो जो लेड एसिड बैटरी रहता है उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। ऑप्शन है आपके पास NaOH, ओनली वाटर, H2SO4, डाइल्यूटेड H2SO4। तो जो लेड एसिड बैटरी रहता है उसमें डाइल्यूट H2SO4 जो है उसमें क्या रहता है आपका इलेक्ट्रोलाइट रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर क्वेश्चन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज मेजर बाय। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहता है उसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, हाइड्रोमीटर से। किससे, हाइड्रोमीटर से जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटर को जो है किससे डिनोट करते हैं। तो देखिए ये जो होता है ये होता है रेसिस्टर, है ना। ये होता है मेरा इंडक्टर, ये क्या होता है इंडक्टर होता है। और कैपेसिटर क्या होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 28, ब्रॉड गेज की जो बीच की दूरी कितनी होती है। तो ब्रॉड गेज का कितना होता है 1676 mm होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। तो जो इंडक्टेंस का यूनिट होता है, इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है, ठीक है। क्या होता है, हेनरी होता है। ओम किसका यूनिट होता है, ये रेसिस्टेंस का यूनिट होता है। फराड किसका यूनिट होता है, ये कैपेसिटेंस का यूनिट होता है। हेनरी किसका यूनिट होता है, इंडक्टेंस का। यहाँ पे हेनरी इंडक्टेंस पूछा है तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूल कैन बी यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर। जो डीसी मोटर रहता है उसका रोटेशन का डायरेक्शन हम लोग किससे डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है लेंज लॉ, फैराडे लॉ, कुलम्स लॉ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो जो डीसी मोटर का डायरेक्शन रहता है, रोटेशन का डायरेक्शन, उसको हम लोग जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि जब आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स का डायरेक्शन जो है किससे हम लोग ज्ञात करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार जो है आप अगर जब आप अपने बाएं हाथ के थंब को, मिड फिंगर को और फोर फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखेंगे और उस समय में आपका अगर मिडिल फिंगर करंट को डिनोट कर रहा है, फोर फिंगर आपका अगर मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा है, तो जो थंब होगा वो किसको डिनोट करेगा, फोर्स को डिनोट करेगा, ठीक है, या फिर डायरेक्शन ऑफ मोटर को डिनोट करेगा। तो यहाँ पर जो है सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 नंबर क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिजल्ट इन फायर इन ए कोच। किसी भी कोच में आग लगने का क्या क्या कारण हो सकता है। तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, ट्रेवलिंग विद फ्लेमेबल मटेरियल, ज्वलनशील पदार्थ के साथ यात्रा करना, स्मोकिंग इनसाइड कोच, कोच में धूम्रपान करना, अर्थ लीकेज इन कोच, कोच में अर्थ लीकेज होना, ऑल ऑफ द अबव। तो जो है ये सारा कारण है कोच में आग लगने का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एसेंशियल फॉर फायर। किसी भी चीज़ में आग लगने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, मटेरियल, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, ऑल ऑफ द अबव। देखिए किसी भी चीज़ में आग लगने के लिए 3 चीज़ जरूरी है। यहाँ पे हम लोग जो है इसको जानते भी हैं। तो क्या क्या ज़रूरी है,
एक तो आपका जो चाहिए क्या, हमको फ्यूल चाहिए, ठीक है, यानी कि मटेरियल चाहिए, जैसे लकड़ी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल जो भी है। उसके बाद हमको चाहिए हीट चाहिए, हीट यानी कि टेम्परेचर चाहिए। और हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जब तक ये तीनों चीज़ रहेगा तब तक आग लगेगा। इस तीनों में से हम किसी एक को भी अगर हटा देंगे तो आग बुझ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी वस्तु में आग लगने के लिए क्या क्या जरूरी चाहिए, फ्यूल होना चाहिए यानी मटेरियल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, हीट होना चाहिए यानी टेम्परेचर होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं फायर ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, फायर ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। ये जो है आपका ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में जो है क्लियरली आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो है आपका मेंशन किया हुआ था, यहाँ पर आपका 4 ओम दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर आपका 1 ओम दिया हुआ है, और यहाँ पर आपका 2 ओम दिया हुआ है, और यहाँ पर जो आपका कितना दिया हुआ है, 3 ओम दिया हुआ है, और यहाँ पर ए टर्मिनल है, यहाँ पर बी टर्मिनल है, और बोल रहा है कि ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा। देखिए यहाँ पर ये 4 है, ये 4 वाला, और ये 1 और 2 ये क्या है, पैरेलल में है। तो क्या हो जाएगा, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 इंटू 2 का कितना हो जाएगा, पैरेलल में है तो 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, अब प्लस सीरीज में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 4 3 7 प्लस 2/3 कितना हो गया, 7 या 21, 21 प्लस 2 कितना हो गया, 23/3, 23/3 करेंगे तो ऑप्शन आपके पास जो है कितना आ जाएगा आपका, इसको जो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7.67। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है I5 का वैल्यू कितना होगा। तो अब ये देखिए I5 कैसे लिखा है, यहाँ पर जो है ये एक है, यहाँ से इधर आया ये वाला, ये इधर से आया, ये इधर आया, और ये इधर आया। अब ऑप्शन में जो है आपके पास इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा है, इधर से आ रहा है I5, क्या आ रहा है I5, इधर से आ रहा है 4, इधर से क्या आ रहा है 4, इधर से जा रहा है -2, और इधर से जा रहा है 3। तो आप लोग जो है KCL पढ़े होंगे, ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ बोलता है कि किसी भी पॉइंट पर जो जितना भी करंट आ रहा है उस सब का सम जो है वो 0 हो जाएगा, उसका योगफल 0 हो जाएगा, ठीक है, KCL के अनुसार। तो KCL हम लोग लगाते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जब हम KCL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 जोड़ 4 -2, ठीक है, सबका योगफल हम कर रहे हैं, -2 प्लस 3 प्लस I5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हम लोग I5 का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 5, 5 3 8, 8 में से 2 गया कितना हो गया 6, है ना। तो I5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो -6 बना देगा, है ना। तो ये जो है -6 एम्पेयर इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, KCL बोलते हैं, KCL। एक होता है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये है KCL। नेक्स्ट 36 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है केमटेक का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। केमटेक जो है वो कहाँ, किस शहर में स्थित है। केमटेक आपका जो है कहाँ पर है, ग्वालियर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ लॉस आर नॉट देयर इन ट्रांसफार्मर। देखिए ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है, और स्टैटिक डिवाइस में जो है फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है, ठीक है। और इसमें जो है इसका कोर होता है, ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग होता है, तो कोर होगा तो उसमें कोर लॉस होगा। वाइंडिंग में आपका जो है हीट रेसिस्टेंस जो आपका लॉस होता है, हीट लॉस होगा, है ना। उसके बाद आपका हिस्ट्रेसिस लॉस होता है। तो ये सारा कुछ होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, इसमें आपका फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है, क्योंकि इसमें कुछ भी जो है आपका घूमने वाला कुछ भी नहीं है ट्रांसफार्मर में। ये स्टैटिक डिवाइस है, स्थिर रहता है ना, घूर्णन नहीं होता। जब तक घूर्णन नहीं होगा तब तक फ्रिक्शन नहीं होगा। तो क्वेश्चन है कि विच कौन सा लॉस ट्रांसफार्मर में नहीं होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, घर्षण लॉस, ठीक है। फ्रिक्शन लॉस जो है वो क्या होता है, ट्रांसफार्मर में नहीं होता है। तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ऑप्शन आपके पास देखिए, किसी भी ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेशन समांतर श्रेणी में जोड़ते हैं तो उसके लिए कुछ कुछ कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, सेम पोलरिटी होना चाहिए, यस सही है, ये पोलरिटी सेम होना चाहिए, वोल्टेज रेशियो सेम होना चाहिए, उसका सही है, सेम वोल्टेज आउटपुट होना चाहिए, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा।
39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम लोग को पता है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वैसे सोर्स ऑफ एनर्जी को बोलते हैं जो एग्जॉस्ट नहीं होता, जो ख़त्म जल्दी नहीं होता। तो आप देखिए यहाँ पे सोलर एनर्जी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये भी रिन्यूएबल है। विंड एनर्जी जो वायु ऊर्जा है ये भी रिन्यूएबल है। हाइड्रो एनर्जी ये भी रिन्यूएबल है। कोल एनर्जी रिन्यूएबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोल खत्म हो जाएगा, एक ना एक दिन ये कोल खत्म हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ये रिन्यूएबल नहीं है, ठीक है। तो जो नवीकरणीय ऊर्जा होता है ये आपका जो है कौन कौन हो जाएगा? सोलर, हाइड्रो और विंड। कोल जो है नहीं हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ERREU ओवर RRU, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक RRU होता है, ठीक है, इसका क्या एडवांटेज है ओवर RRU के ऊपर में, ठीक। तो इसमें क्या है आपका जो है बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, यस, ए नंबर सही होगा। हाई करंट एंड वोल्टेज रिपल, ये नहीं होता है। हाई रिलेबिलिटी, ये भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका, ए एंड सी दोनों हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मैनी बेल्ट्स आर प्रोवाइडेड इन अल्टरनेटर सेल्फ जनरेटिंग AC कोच। AC कोच में जो टोटल कितना नंबर ऑफ बेल्ट यूज होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। दो तरह का जो है अल्टरनेटर, दो रेटिंग का होता है, एक 25 किलोवाट का और एक होता है 4.5 किलोवाट का। दोनों में अलग अलग होता है, एक में चार बेल्ट होता है, एक में 12 बेल्ट होता है। तो इसका जो आप लोग जो है सही आंसर दीजिए क्या होता है। इससे इतना हम हिंट दे चुके हैं। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल मोटर वर्क्स ऑन। तो जो यूनिवर्सल मोटर होता है उस जो है दोनों AC और DC दोनों भी यूज होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन है कि एनर्जी मीटर में क्या क्या होता है? ऑप्शन है करंट कॉइल, वोल्टेज कॉइल, बहुत करंट वोल्टेज कॉइल। तो जो एनर्जी मीटर होता है उसमें दोनों कॉइल होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, करंट कॉइल एंड वोल्टेज कॉइल। 44 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए पार्ट ऑफ कंडीशनिंग सिस्टम। तो जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो AC रहता है उसमें क्या क्या नहीं रहता है? तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कंडेंसर, कंप्रेसर, कंडेंसर, इवापोरेटर, बैटरी। तो जो AC होता है AC में जो है बैटरी नहीं लगा रहता है, बाकी जो है कंडेंसर, कंप्रेसर और इवापोरेटर तीनों चीज़ लगा रहता है। अब देखिए AC कैसे काम करता है। जैसे मान चलिए यहाँ पर जो है आपका ये इस तरह से जो है ये है मेरा इवापोरेटर। ये क्या है? इवापोरेटर। यहाँ पर एक फैन लगा हुआ है, ठीक, यहाँ पे क्या है? एक फैन लगा हुआ है। जो भी हीट होगा इस हीट को ये इधर से अंदर लेगा, रूम, यहाँ पर मान लीजिए ये रूम है तो रूम से अंदर लेगा। इस हीट को कहाँ पर देता है? यहाँ पे एक लगा हुआ रहता है आपका कंप्रेसर। ये क्या है? कंप्रेसर है। कंप्रेसर के बाद ये हीट जो आपका एयर आया उस एयर को ये डाल देता है कंडेंसर के पास। क्या है? ये कंडेंसर है। कंडेंसर क्या करता है? इसको ठंडा करके जो आपका ठंडा गर्म हवा है, गर्म हवा को बाहर कर देता है, ठीक है, रूम के बाहर। और जो ठंडा हवा है उसको जो है यहाँ पर, जो ठंडा हवा है उसको यहाँ पर देता है इवेपोरेटर में, और यहाँ पर पंखा लगा रहता है। पंखा के थ्रू जो ये फिर से रूम में आ जाता है। तो इस तरह से जो है ये क्या करता है? ठंडा कर देता है। तो ये मेरा जो है कोल्ड एयर हो गया है ना, और ये क्या था? हॉट एयर था, ठीक। तो इस तरह से जो है AC काम करता है। इसमें कोई भी बैटरी आपको दिख रहा है? कोई भी बैटरी नहीं दिख रहा है। ये सिंपल डायग्राम आपका AC का, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे इधर से हॉट एयर लिया, इधर से हॉट एयर लिया, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? इवापोरेटर। हॉट एयर को किधर से पास किया? कंप्रेसर से। कंप्रेसर के थ्रू ये कहाँ गया? कंडेंसर। कंडेंसर जो है इसको ठंडा करके गर्म हवा कहाँ फेंक दिया? बाहर, ये आउट कर दिया। ठंडा हवा को कहाँ पे भेज दिया? फिर से इवापोरेटर में, यहाँ पर पंखा लगा हुआ, इसको जो है कोल्ड करके क्या करेगा? रूम को ठंडा कर देगा। तो ये तीनों चीज़ जो है आपका बेसिक यूनिट है किसका? आपका जो है AC का, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं है इसका पार्ट? तो बैटरी इसका पार्ट नहीं है, ठीक। नेक्स्ट जो है 45 नंबर, एम्पियर मीटर हैव हाई रेसिस्टेंस एंड कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट। देखिए जो एम्पियर मीटर होता है वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड रहता है, ये बात तो सही है, लेकिन इसका रेसिस्टेंस हाई नहीं होता, इसका रेसिस्टेंस लो होता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे जो एम्पियर मीटर है, एम्पियर मीटर का जो है काम है करंट को मेजर करना, और ये किस में कनेक्टेड रहता है? सीरीज में कनेक्टेड रहता है।
ठीक है, और इसका रेसिस्टेंस क्या क्या होता है, लो रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, तो सीरीज में कनेक्टेड रहेगा एम्पेयर मीटर और इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, लो रेसिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे हाई रेसिस्टेंस लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर आर इज आर ओम if the diameter of conductor is half and length is double, resistance will be। देखिए क्वेश्चन है कि एक रेसिस्टेंस है, एक कंडक्टर है, उसका रेसिस्टेंस कितना है, आर है। अब उसका हम लोग जो है डायमीटर को कितना कर दिए हैं, आधा। ठीक है, डायमीटर को कितना कर दिए हैं, आधा कर दिए हैं। ये जो है आपका डायमीटर कितना हो गया, डी जो है D1 कितना हो जाएगा, D/2। ठीक, पहले आर था, अब इसका डायमीटर आधा हो गया और L1 जो है लेंथ कितना हो जाएगा, ये जो है दोगुना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। तो बोल रहा है कि अभी इसका रेसिस्टेंस कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस बराबर होता है रो इंटू L/A। क्या होता है, रो इंटू L/A। अब A बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब हम D को आधा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, D²/4 हो जाएगा, है ना। तो ये इसका आपको टोटल का D/4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो D²/16 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग एक बार बना के देखते हैं। पहले मेरा जो रेसिस्टेंस था कितना था, रो इंटू L/A था। ठीक है, ए मतलब होता है पाई आर स्क्वायर, आर मतलब D/2, है ना, डायमीटर का आधा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई इंटू D/2 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ए का वैल्यू। तो हम लोग आर का वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, रो इंटू L/पाई इंटू D/2 का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आर का वैल्यू। अब बोल रहा है कि ये क्या किया कि डी को क्या किया, आधा कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D/2 और 2 पहले से, तो D/4 हो जाएगा। तो R1 का जो वैल्यू होगा, R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रो इंटू L को दोगुना कर दिया तो 2L बटा पाई इंटू D/4 का स्क्वायर, D/4 का स्क्वायर। तो इसमें भाग दे दीजिए, R1 में R2 से भाग दे देंगे। तो R1 में R2 से जब हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए R में R2 से भाग दे दीजिए या R2 में R1 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, R1 बटा R2 बराबर, R1 कितना है मेरा, रो इंटू जो R1 था कितना था, रो इंटू 2L डिवाइडेड बाय पाई D/4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, D²/16 बटा रो इंटू L बाय पाई D/2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये D² क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। D/2 का स्क्वायर तो D/4 हो जाएगा। तो इसको आप जो है सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, रो कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये आपका रो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, पाई कैंसिल हो जाएगा, L कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, D² कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास बचा क्या, ये बच गया मेरा R1 बटा R2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 32/4, है ना। ये 16 ऊपर चला जाएगा, 16 गुना 32/4, तो कितना हो जाएगा, 8। तो R1 बराबर कितना हो गया, 8R हो गया। ठीक है, 8R। तो इसका सही आंसर जो है अभी क्या हो जाएगा, ऑप्शन में दिया हुआ यहाँ पे देखिए, रिमेन सेम 2R, रिमेन सेम 2R 4R 8R। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 8R इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन, अर्थिंग रेसिस्टेंस शुड बी लो वैल्यू। तो अर्थिंग का जो वैल्यू होना चाहिए लो होना चाहिए। ठीक है, ये सही है, ट्रू हो जाएगा। अगर लो नहीं रहेगा तो ये अर्थिंग कैसे करेगा ये। ठीक है, तो अर्थिंग का वैल्यू क्या होना चाहिए, जो है आपका लो होना चाहिए। तो सही है आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर P बराबर होता है V इंटू आई। ठीक है, क्या होता है, V इंटू आई। अब हम लोग इसको V बराबर होता है IR, तो V को हम लोग लिख सकते हैं I इंटू आर इंटू आई। तो ये कितना हो जाएगा, I²R। अब V के I को हम और क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको ये चेंज कर देंगे तो ये V आपका जो है, जैसे मान चलिए V बराबर IR लिख दिए, तो I बराबर तो V/R। तो P बराबर एक और एक्सप्रेशन होता है, क्या होता है, V²/R।
तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे V² इंटू आर है, I² आर है और VI है। तो VI होता है ना, यहाँ पर VI होता है, और क्या होता है I² आर होता है, और क्या होता है V² आर होता है। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में V² इंटू आर, तो ये एक्सप्रेशन पावर का नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो क्या क्या नहीं है, V² आर, P बराबर V² आर, ये नहीं होता है, तो ये नहीं होता है। सही आंसर होना चाहिए था V² आर होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है V² इंटू आर, तो यही सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज 0.5। तो जो पावर फैक्टर होता है वो उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 0.5, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ RMPU सिस्टम ओवर कन्वेंशनल AC। जो RMPU रहता है आपका, जो हाँ रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट होता है, RMPU का फुल फॉर्म, उसका एडवांटेज कौन सा नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है हेवियर वेट, इजी इंस्टॉलेशन, लोअर मेंटेनेंस, यहाँ पे दिया हुआ है एनर्जी इफिशिएंट। तो ये आपका इंस्टॉलेशन इसका इजी होता है, एनर्जी इफिशिएंट है, ये लो मेंटेनेंस भी होता है, हैवी वेट नहीं होता है। तो ये जो हैवी वेट जो है ये इसका एडवांटेज नहीं है। ठीक है, तो हैवी वेट का जो है ये इस एडवांटेज नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, हैवी वेट। नेक्स्ट है ऑप्शन आपका 15 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन है, LED का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो LED का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये 51 नंबर क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पूछ रहा है कि MCB का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है मेन सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड सर्किट ब्रेकर, मेन कैपेसिटर ब्लास्ट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RDSO का फुल फॉर्म क्या है। RDSO का फुल फॉर्म था रिसर्च डिजाइन एंड, और क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54 नंबर क्वेश्चन, CRS का फुल फॉर्म, चीफ रेलवे सुपरिटेंडेंट, चीफ रेलवे स्टाफ, कमिश्नर ऑफ रेलवे स्टाफ, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। तो जो CRS का फुल फॉर्म होता है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। ठीक है, तो डी नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि RRB का फुल फॉर्म। तो RRB का फुल फॉर्म जो हम लोग जानते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है ERRU का फुल फॉर्म। ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल रेक्टिफायर कम रेगुलेटर यूनिट, एनर्जी रेक्टिफायर कम रेगुलेटर यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक रेक्टिफायर कम रेगुलेटर यूनिट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रेगुलेटर यूनिट। तो जो ERRU इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक रेक्टिफायर कम रेगुलेटर यूनिट। तो सही आंसर हो जाएगा मेरा सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। HOG का फुल फॉर्म क्या होता है, हेड ऑन जनरेशन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RMPU का फुल फॉर्म। RMPU का फॉर्म होता है रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट, इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, RMPU ये होता है रूफ माउंटेड पैकेज्ड यूनिट। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा EFT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इमरजेंसी फीड टर्मिनल, इलेक्ट्रिकल फीड टर्मिनल, इमरजेंसी फीड टारगेट, इलेक्ट्रिकल फीड ट्रांजिस्टर। तो EFT क्या होता है, देखिए EFT क्या होता है, जैसे मान चलिए ये कोच है, ठीक है, और ये दूसरा कोच है ये वाला, इसमें सेल्फ जनरेटिंग जो है आपका ट्रेन लाइटिंग सिस्टम दिया हुआ है, और इसमें भी सेल्फ जनरेटिंग ट्रेन लाइटिंग सिस्टम दिया हुआ है। किसी कारण से इसका जो है ट्रेन लाइटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो ये तो अपना इलेक्ट्रिकल से अपना ये लाइटिंग इसमें हो जाएगा लाइटिंग।
एक वायर हम लोग इसमें कनेक्ट करके रखते हैं इमरजेंसी के लिए, कि अगर किसी कारण से ये वाला अगर फेल हो जाए तो ये वाला जो मेरा इलेक्ट्रिक इमरजेंसी के लिए है वो जो है इसको भी इसमें भी लाइट, इस कोच में भी लाइट जो है दे देगा। तो EFT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इमरजेंसी फीड टर्मिनल। तो ये वाला जो टर्मिनल है ये इमरजेंसी है, इमरजेंसी के लिए है, जो कि आपका इसमें भी दे देगा। तो सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा, इमरजेंसी फीड टर्मिनल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है यूपीएस का फुल फॉर्म। यूपीएस का फुल फॉर्म था अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ऑप्शन दिया हुआ है अनइंटरप्टेड पावर सोर्स, यूनिफाइड पावर सोर्स, अल्टीमेट पावर सोर्स, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, अनइंटरप्टेड। इंटरप्टेड, तो इसको याद रखेंगे, इंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है PWM का फुल फॉर्म। PWM का फुल फॉर्म होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका UVC का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल वोल्टेज कंट्रोलर। तो ए नंबर जो है हम इसको बोल सकते हैं, यूनिवर्सल वोल्टेज कंट्रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द साइज ऑफ V बेल्ट यूज्ड फॉर 25 किलोवाट अल्टरनेटर। इसमें जो है V बेल्ट का जो है आपसे साइज पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है C121, C122, C123, C124। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा मेरा 63 का सही आंसर हो जाएगा आपका 123, C123 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो 25 किलो वाट में अल्टरनेटर रहता लगा हुआ, उसका जो V बेल्ट है उसका साइज होता है C123, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेफ्रिजरेंट। तो ऑप्शन दिया हुआ है R12, R22, R134, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारा का सारा जो है क्या है, रेफ्रिजरेंट है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 65 नंबर क्वेश्चन है स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वोल्टेज ऑफ फुल्ली चार्ज सेल। अगर फुल्ली चार्ज, अगर कोई भी सेल अगर फुल्ली चार्ज हो जाए तो उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहता है वो रहता है आपका 1220, और उसमें जो वोल्टेज रहता है वो होता है 2.2। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1220, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1220, 2.2। तो इसको जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्वर्टर क्या करता है। तो जो इन्वर्टर का काम है, इन्वर्टर जो है वो क्या करता है, ये DC से AC में कन्वर्ट करता है। तो DC टू AC, सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका रेक्टिफायर। रेक्टिफायर कन्वर्ट, रेक्टिफायर क्या करता है, ये जो है आपका AC से DC में कन्वर्ट करता है। तो रेक्टिफायर ये होता है DC आपका किस में AC से DC में, और DC से AC में इन्वर्टर। तो इसको याद रखेंगे, यहाँ पे रेक्टिफायर पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, AC टू DC। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IGBT। IGBT जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग डिवाइस है। तो यहाँ पर जो इसमें यूज होता है इसका IGBT का फुल फॉर्म होता है IGBT। इसका फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर, है ना, बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर जो है इसका यूज़ हम लोग करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग डिवाइस में। तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कितना नंबर क्वेश्चन है आपका, 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन है कि नेम द मेथड टू बी यूज्ड टू फाइंड आउट अर्थ लीकेज इन कोच। तो जो कोच होता है उसमें अर्थ लीकेज जो है किस मेथड से जो है ज्ञात किया जाता है, डबल टेस्ट लैम्प मेथड से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। इफ़ एन अल्टरनेटर इज नॉट जनरेटिंग वोल्टेज। तो अगर कोई भी अल्टरनेटर वोल्टेज जनरेट नहीं कर रहा है तो क्या क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है फील्ड मे बी ओपन, ड्रॉपिंग ऑफ V बेल्ट, फ्यूज
इन रेगुलेटर हैज ब्लोन। तो क्या क्या कारण हो सकता है, अगर कोई भी अल्टरनेटर वोल्टेज नहीं जनरेट कर रहा है तो फील्ड भी टूट सकता है ना, या फिर उसका बेल्ट गिर गया, या फिर रेगुलेटर फ्यूज हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ रेगुलेटर यूज्ड इन एसी कोच। तो जो एसी कोच है उसका जो है रेगुलेटर का कैपेसिटी जो है वो कितना होता है, तो ये होता है आपका 4.5 और आपका 225 किलोवाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 रेसिस्टेंस ईच ऑफ आर ओम आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ट्रायंगल, द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन टू टर्मिनल इज। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक त्रिभुज का जो है तीनों भुजा में एक एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला। तो बोल रहा है कि यहाँ पे इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो है किसी दो टर्मिनल के बीच में कितना होगा। मान चलिए ये वाला है, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे आर है, यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर है। तो बोल रहा है इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना होगा। तो आप देखिए यहाँ पे आप देखते हैं ये वाला आर और ये वाला आर केस में है कनेक्टेड सीरीज में, तो ये कितना हो गया, आर प्लस आर कितना होता है 2R। 2R इंटू जो है 2R किसके पैरेलल में आ जाएगा, इस आर के पैरेलल में। तो जो आर होगा वो कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इंटू 2R डिवाइडेड बाई 3R। तो आर कट गया, क्या बचा मेरे पास 2/3R। ये इसका सही आंसर हो जाएगा 2/3R। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2/3R। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन कि मटेरियल यूज्ड फॉर फ्यूज शुड हैव। तो जो भी देखिए फ्यूज जो भी मटेरियल का यूज होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं होगा तो वो मेल्ट ही नहीं करेगा। मतलब ज़्यादा करंट अगर चला गया तो फ्यूज का क्या काम है, हमको जो है मेरा जो मेन ऑपरेटर्स है, जो भी मेरा इक्विपमेंट है उसको बचाना, चाहे पंखा हो चाहे जो भी मेरा पंखा है या फिर बल्ब है। तो अगर फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा तो अगर वो मेल्ट नहीं करेगा करंट जाने से, अगर थोड़ा सा ज़्यादा करंट चला गया और अगर मेल्ट नहीं किया तो फ्यूज का कोई काम ही नहीं है। तो उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए और उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए ताकि वहाँ पे हीट लॉस हो और वो मेल्ट कर जाए। तो ओमिंग लॉस ज़्यादा होगा, हाई ओमिंग लॉस होगा और लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन है। 74 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ HOG, हेड ऑन जनरेशन का क्या क्या बेनिफिट है। ऑप्शन है लो एयर पोल्यूशन, ये सही है, लो नॉइज पोल्यूशन, ये भी सही है, फ्यूल सेविंग, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 PN जंक्शन। तो PN जंक्शन जो है ये जो है आपका PN जंक्शन किस में लगता है, डायोड में। तो डायोड का ये करेक्टरिस्टिक मेन करेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट 76 नंबर, रेसिस्टेंस बोल रहा है कि कोई लैंप है उसका जो पावर है कितना है 200 वाट का और उसका वोल्टेज कितना है 250 वोल्ट का। तो इसका आर पूछ रहा है, आर कितना होगा। तो P बराबर कितना, P दिया हुआ है, P बराबर इतना, भी दिया हुआ है, आर पूछ रहा है। P बराबर क्या होता है V²/R। तो R बराबर क्या हो गया V²/P। तो V मतलब 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 200 है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बच गया 25 इंटू 25/2। तो 25 करेंगे 625 आएगा। तो जो R होगा कितना हो जाएगा 625 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 312.5 ओम। ये आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन, सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जो भी सेल है उसको हम लोग पैरेलल में इसलिए कनेक्ट करते हैं उसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाए। तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट। तो इसका सी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। 79 आमीटर इज यूज टू, आमीटर का प्रयोग हम लोग किसके में करते हैं, करंट मेजरमेंट के लिए। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पुअर कंडक्टर। तो पुअर कंडक्टर इसमें से कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पे कास्ट आयरन पुअर कंडक्टर है, कार्बन पुअर कंडक्टर है, टंगस्टन पुअर कंडक्टर है, कॉपर पुअर कंडक्टर नहीं है, कॉपर गुड कंडक्टर है। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर जो है ये पुअर कंडक्टर नहीं है, ये क्या है, गुड कंडक्टर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन
हाँ 81 नंबर क्वेश्चन है। 81 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी को केंद्र की राजभाषा कब बनाया गया। तो जो हिंदी है, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को जो है राजभाषा बनाया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसी दिन से जो है हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा मिला है। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में जो है ये आपका मिला है 343 के सेक्शन 1 के अंतर्गत। तो ये आर्टिकल है, इसी के अंतर्गत जो है हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 3431। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। तो ये सही है, 22 भाषा है। ठीक है, कौन कौन भाषा है आप जो है इसको देख लीजिएगा। इसमें से कौन सा भाषा नहीं है, तो ये इंग्लिश नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में नहीं है। संस्कृत है, सिंधी है, नेपाली भी है, अंग्रेजी नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अंग्रेजी। 85 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राजभाषा की नीति को लागू करने की दृष्टि से भारत को 4 क्षेत्र में बांटा गया। क्या ये सही है, नहीं सही है। इसको 3 क्षेत्र में बांटा गया। कौन कौन क्षेत्र, क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। यहाँ पे 4 बोल रहा है तो ये गलत हो जाएगा, है ना। 86 है, राजभाषा के नियम के अनुसार हिंदी में लिखे गए और हिंदी में हस्ताक्षरित किए गए पत्रों का उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है। ये सही है। अगर कोई भी लेटर को हिंदी में लिखा गया है, ठीक है, या फिर उसको लिखा गया किसी और लैंग्वेज में, लेकिन साइन उसका हिंदी में हुआ है, ठीक है, साइन किस में हुआ है, हिंदी में, तो उसका आंसर आपको किस में देना पड़ेगा, हिंदी में। तो सही है ये। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन है कि मंडल स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष रेल प्रबंधक होता है। ये सही बात है। ठीक है, तो जो आपका डिविजनल लेवल पे होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है, चेयरमैन, वो DRM होता है। ठीक है, कौन होता है, DRM, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट 88 नंबर, रेल हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष रेल मंत्री होता है। तो ये भी सही है। तो जो भी सलाहकार समिति आपको पूछेगा, हिंदी सलाहकार समिति, तो जिस डिपार्टमेंट का पूछा जा रहा है उस डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर या फिर उसका जो स्टेट मिनिस्टर है, वही उसका हेड होता है। तो यहाँ पे बोला है कि रेल के बारे में पूछा है, तो रेल का हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, रेल मंत्री। तो इसका ये जो है सही है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम के अनुसार हरियाणा ख क्षेत्र में आता है। ये गलत है, ख क्षेत्र में नहीं आता है। हरियाणा किस में आता है, क क्षेत्र में आता है। इसको जो है हम लोग जो है कितना बार जो है डिस्कस कर चुके हैं। हरियाणा किस में आता है, क क्षेत्र में आता है। यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उसके बाद आपका जो यूटी में अगर हम बोलेंगे तो न्यू दिल्ली, अंडमान निकोबार, ये सारा किस में आता है, क क्षेत्र में आता है। इसके बाद ख में कौन कौन आता है, ख में 3 स्टेट आता है आपका, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब, ये तीनों। और उसके बाद यूटी में चंडीगढ़ हो गया, दादर नगर हवेली हो गया, दमन द्वीप, तो ये आपका ख में आता है। इसके बाद जितना भी बच गया वो ग में आता है। कहीं कि आपको बोला जाएगा कि तमिलनाडु जो है वो किसी क्षेत्र में इसको जो है नहीं रखा गया है, लेकिन कहीं कहीं दे दिया जाता है कि इसको ग क्षेत्र में रखा गया है, लेकिन कहीं कहीं दिया हुआ है कि किसी क्षेत्र में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन है कि जो दस्तावेज है 3 का 3 सेक्शन, तो उसमें कौन कौन सा आता है, अधिसूचना, संकल्प, प्रेस विज्ञप्ति, उपरोक्त सभी, तो ये सभी आता है। ठीक है, तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाए, चौथा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जीके का क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी करते हैं। मिनिमम एज ऑफ वोटर, मिनिमम एज जो है वोटर का वो 18 साल है। स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट, सबसे ज़्यादा हाथी किस राज्य में है, सबसे ज़्यादा हाथी जो आपका कर्नाटक में है, तो इसका जो है डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल एंथम वाज रिटन बाय, जो राष्ट्रगान है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, बी नंबर सही। 94 नंबर, मुगल एम्पेयर वाज फाउंडेड बाय, तो जो मुगल साम्राज्य वो किसके द्वारा स्थापित किया गया, बाबर के द्वारा, ए नंबर। 95 नंबर, यूपी डज शेयर बॉर्डर विथ, यूपी का जो बॉर्डर है उत्तर प्रदेश का किस किस राज्य से लगता है, मध्य प्रदेश से लगता है, छत्तीसगढ़ से लगता है, झारखंड से लगता है, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 96 नंबर क्वेश्चन है, हु रोट द फेमस बुक विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर।
97 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। देखिए कहीं कहीं जो है यूपी कभी कभी ये जो है व्हीट प्रोडक्शन में आगे रहता है, कहीं कभी कभी पंजाब रहता है। तो अभी जो है पंजाब है, तो ये सही आंसर इसका पंजाब है ही होगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा ये। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन है। 99 नंबर क्वेश्चन है आपका, टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन द बर्थ ऑफ विच पर्सनैलिटी। किसके जन्मदिन पर जो हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाते हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर जो है हम लोग क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। कब? 5 सितंबर को। तो ये जो है सही आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि विच कंट्री इंडिया फाउट, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्रॉम विच कंट्री इंडिया बाउट राफेल फाइटर। तो जो राफेल फाइटर है वो किस कंट्री से खरीदा गया? तो ये हम लोग को पता है फ्रांस से खरीदा गया, बी नंबर। 100 नंबर है, देयर आर 5 डिवीजन इन नदर्न रेलवे। ये सही है आपका, है नदर्न रेलवे में टोटल 5 डिवीजन है। 101 नंबर क्वेश्चन है कि इन कंप्यूटर लैंग्वेज IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये जो है IoT का फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखेंगे। तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 102 नंबर, सहारा डिजर्ट लोकेटेड। सहारा डिजर्ट कहाँ पर है? अफ्रीका में है। अटल टनल लोकेटेड, हिमाचल प्रदेश में अटल टनल। पिंक सिटी किसको बोला जाता है? जयपुर को बोला जाता है। RBI का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी नंबर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। सबसे पहला पार्क, भारत का सबसे पहला पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में। किसके लिए फेमस है? बाघ के लिए फेमस है, टाइगर के लिए, टाइगर रिजर्व है ये। ठीक है। क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म इसरो? ये था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अब क्या हो गया? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 108 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि MSP का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। सेना नेहवाल किससे है? बैडमिंटन से रिलेटेड है। और 110 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? गंगा नदी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका था इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। होप आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा पूरा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं। आपको वीडियो इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।